आईएमएफ की तरफ से शर्तें और मुतालबात आने का सिलसिला जारी है। आईएमएफ ने इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर एक्सचेंज रेट में फर्क खत्म करने का मुतालबा किया है, जबकि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के मामले पर भी आईएमएफ के मुतालबात बरकरार है। जबकि आईएमएफ ने यह भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के लिए अपनी सियासी तनाज़ात को आइन में रहते हुए हल करना पड़ेगा। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा साहिबा ने आईएमएफ मिशन के बयान को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दिया और मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि आईएमएफ से डील ना हुई तो वज़ारत ख़जाना आंखें बंद करके नहीं बैठेगी। हर वक्त प्लान बी भी मौजूद होता है, लेकिन हमारी तरजीह जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली है। बिल्कुल, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उन्होंने कहा पाकिस्तान चल रहा है, मईशत चल रही है। आईएमएफ मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नौयत का है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत आईएमएफ का मैंडेट नहीं है। उन्होंने मजीद ये भी वाज़ेह किया कि कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर पाकिस्तान और आईएमएफ दोनों के मफाद में नहीं। वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से जो शराइत हैं उनको काबिल अमल करार नहीं दिया, लेकिन ये ख़ास तौर पर जो पोलिटिकल मामलात हैं। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने कहा जी हम प्रोग्राम मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराते हैं। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि उम्मीद है कि नए बजट से पहले जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो जाएगा और 30 जून को आईएमएफ प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। आयशा गौस पाशा साहिबा ने यह भी कहा कि नए माली साल का जो बजट है इलेक्शन ईयर बजट होगा और नया बजट 9 जून के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। नए बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और कोशिश होगी कि आम आदमी पर मजीद बोझ न डाला जाए। आईएमएफ पाकिस्तान को टारगेट सब्सिडी की इजाज़त देता है, हुकूमत इसके हवाले से पूरा एतमाद है और कौम को तसल्ली दे रही है इस वक्त पाकिस्तान किसी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। कल भी हमने इस पर बात की थी, जो स्टेटमेंट इसहाक डार साहब ने दी थी। सो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इस वक्त डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। उनसे ज़रा इस बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप माइन किया। आईएमएफ का ये काम तो ज़रूर है कि वो मईशत के अंदर जो खामियां हैं उसको पॉइंट आउट करे और बताए कि आप इन ग्राउंड्स की और अपनी मईशत को ठीक करें। उसमें आपके टैक्स के मामलात हो सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन हो सकता है, आपकी इंटरनल बहुत सारे ऐसे लॉसेज है जो आप कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहना चाहिए इसको इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो एक शिक आईएमएफ ने सामने रखी है, क्या वाकई अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है या नहीं, ये भी रिलेट करती है हमारी मौजूदा सूरत हाल के साथ। आईएमएफ ने कुछ बुरा नहीं कहा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी शुक्रिया इमरान। आईएमएफ की स्टेटमेंट पे तो आईएमएफ के तर्जमान ही बता सकते हैं कि उसका सियाकुस बात क्या है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको देखा जाए, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने जब विजिट किया था चंद हफ्ते पहले इस्लामाबाद का, तो तकरीबन कुछ मिलती जुलती बात उन्होंने भी की थी। सियासी इस्तेहकाम के बारे में उन्होंने बात की थी। मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में आएगा। अगर आप एक एक्सटर्नल स्पेक्टेटर होकर देखते हैं तो ये शायद इस तरह के बयान जो कि हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से या हमारे हमदर्दों की जानिब से आ रहे हैं वो बेवजह नहीं लगते, क्योंकि जो हमारे आईनी अदारे आपस में एक वो कन्फ्लिक्ट का शिकार नजर आते हैं। हमारी आला अदलिया और पार्लियामेंट वो एट टाइम्स लगता है कि एक दूसरे के साथ वो मुतज़ाद नौयत के बयान दे रहे होते हैं। आला अदलिया को आप देखें तो विद इन सुपीरियर जुडिशरी अगेन आपको कुछ इख्तिलाफात नजर आते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सी जो अनसर्टेनिटी है वो शायद इन दो अदारों के आपस के राब्ते और होने या ना होने की वजह से पैदा हो रही है। तो अगर आप एक्सटर्नल फॉरेन इन्वेस्टर हैं, आप पाकिस्तान के कोई दोस्त मुल्क हैं जो कि पाकिस्तान को रोल ओवर देना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाह रहे हैं, या आईएमएफ है, तो ये चीज़ें इस वक्त मैटर कर रही हैं। और ये इनका आगाज शुरू हुआ था सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन टाइम पे होने हैं नहीं होने, अगले इलेक्शन के बारे में क्या होना है, और उस पर फिर जो मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन थी आईनी अदारों की, तो वो जाहिर है कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न तो बनेगा जो भी आपका लेटर होगा, तो वो उस पर चाहे वो दबे लफ्ज़ों में बात करें चाहे खुल के बात करें, यानी उनका कंसर्न तो है एंड इट्स जस्टिफाइड, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल अनसिटी है उसका बहुत सारी चीज़ों से ताल्लुक है, चाहे वो इकोनॉमी या दीगर मामलात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी हम आईएमएफ के हवाले से बात करें, इस प्रोग्राम की बहाली जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा देने की ज़रूरत
एक बहुत ज़रूरी एक अमल है ऑब्वियसली, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं। और आपको क्या लगता है आपके जो नया बजट भी आएगा, IMF के प्रोग्राम बहाल होने के अगर बगैर भी आता है, तो इसके लिए, इस बजट के लिए हाँ आवाम को जिस तरह रिलीफ देने के हवाले से बात की जा रही है, आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिलेगा या मजीद प्रेशर ही आएगा पब्लिक के ऊपर इस सारी सूरत हाल में? देखिए, रिलीफ से मतलब यह है कि आवाम के लिए कुछ खुशी की खबरें हों, जो कि उसी सूरत में मुमकिन हो सकती हैं कि आपके पास आमदनी इतनी हो कि आप उसको स्पेंड कर सके आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक। यानी ये बजट ऐसे है जैसे हम घर का बजट बनाते हैं और जो भी हमारी आमदनी होगी उसी हिसाब से हम अपने फैमिली मेंबर्स की ख्वाहिशात जो है वो पूरी कर सकेंगे। अगर आमदनी नहीं होगी तो जाहिर है कि हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी उन चीज़ों को जो कि मस्ट है, और बाकी को हमें कहना पड़ेगा कि अच्छे वक्तों के लिए ज़रा इसको संभाल रखिए। अब जब मुल्कों के बजट बनते हैं तो या आमदनी बढ़ा ली जाए, अगर आमदनी नहीं बढ़ती तो अखराजात जो है वो देखा जाए कि गैर ज़रूरी अखराजात कौन से उनको कम किया जाए। फॉर एग्जांपल इस वक्त आपके पास 212 के करीब खसारे में चलने वाली सरकारी कंपनियां हैं, PIA, रेलवे, स्टील मिल, डिस्कोस। क्या हम उनके खसारे जो है वो कम कर सकते हैं या उनको रिवाइव करने की बात कर सकते हैं? इसी तरह से जो 18वीं तरमीम के बाद वो तमाम मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो कि सूबों को तकवीज़ कर दिए गए फंक्शन, क्या उनको हम वफाक से उनके फंक्शंस को और उनके बजट को मिनिमाइज कर सकते हैं? क्या हम अपनी जो पेंशन्स हैं, जो एक नया सर्कुलर डेट शुरू हो रहा है, क्या उसको किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में लेके जा सकते हैं? तो अगर कुछ इनोवेटिव चीज़ें जो कि ज़ाहिर है इलेक्शन ईयर में नहीं की जा सकती, अगर वो होती हैं तो IMF हो या ना हो, हुकूमत के पास इतना कुशन आ सकता है कि हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी जो है दे सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर है कि फिर रेवेन्यू की मद में टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होंगे। अगर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं तो वो उन सब पे लगेंगे जिनको कि टैक्स नहीं देना चाहिए, और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के, यानी एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में अगर हम कुछ देते भी हैं तो शायद को बहुत ज्यादा उसमें रिलीफ पॉसिबल नहीं होगा। जो दूसरा सिनेरियो है वो यही है कि IMF, अगर हम उससे मायूस हो जाते हैं या लगता है कि IMF अनरीजनेबल हो रहा है, तो फिर हम एक ऐसा बजट हुकूमत दे सकती है इस वक्त जो कि IMF की जो शराइत है उनसे आज़ाद हो। वो एक प्री इलेक्शन बजट हो, एक बड़ा वो यूटोपियन बजट हो, लेकिन वो फिर अनरियलिस्टिक होगा। फिर PDM हुकूमत में आए या कोई भी आए, उसको आने के फौरन बाद एक मिनी बजट दे के उसमें करेक्शंस करना पड़ेंगी। और हमारे साथ ये इन द लास्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट से होता है, आप तो मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। अच्छा, कभी कभार एक जुमला, चाहे वो चेयरमैन PTI का एब्सोल्युटली नॉट हो या इसाक डार साहब का आई डोंट केयर हो, बड़ा कॉस्ट करता है पाकिस्तान की मईशत को। एक तो क्या ये वही जुमला है जो अब तक कॉस्ट कर रहा है? डॉक्टर साहब, नंबर 2, ये हमेशा गवर्नमेंट प्लान बी की बात करी। आयशा गौस पाशा साहब ने भी कहा कि देयर इज अ प्लान बी, इसाक डार भी कह रहे थे जब प्लान बी है तो प्लान ए में बार बार क्यों जा रहे हैं? फिर इट मींस प्लान बी इज नॉट वर्केबल समहाउ। नहीं, देखिए, एज ए पॉलिसी मेकर, एज ए प्लानर, आपके पास प्लान बी, प्लान सी तो होना चाहिए। जाहिर है कि आप IMF, जैसा कि आयशा साहब ने भी फरमाया कि पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट जरूरी है आपको बाकी इदारों से डील करने के लिए। वर्ल्ड बैंक, ADB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इवन चाइना, सऊदीया भी अब लेटर ऑफ कंफर्ट की बात करना शुरू हो गए, तो वो तो जरूरी है। तो जाहिर है कि हुकूमत अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो हाथ पे हाथ धरे रख के तो नहीं बैठ सकेगी, मुल्क तो चलना है। तो उसके लिए फिर प्लान बी और प्लान सी। प्लान बी यही हो सकता है कि आपके जो इमीडिएट कर्जे हैं वो हमें चाइना को वापस करने हैं, तो फिर वो चाइना के साथ जो हमारी डिप्लोमेसी है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, वो हो सकता है प्लान बी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।